नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। कल बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र की जनता एक बार फिर से अपने विधायक को चुनने के लिए अपने मत का इस्तेमाल करेगी। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इन चारों सीटों के जो एमएलएज हैं वो अब लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। तो अब हम इस वक्त जो जानकारियां आपको देने जा रहे हैं, देखिए, वोटिंग से ठीक पहले, मैं फिर कह रहा हूं कि वोटिंग से ठीक पहले माहौल जातीय आधार पर कहां क्या है, ये इस रिपोर्ट में आपको हम बताने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे बिहार के बेलागंज विधानसभा सीट से ही, और आपको बेलागंज विधानसभा सीट का जातीय समीकरण समझाएंगे। किस जाति के कितने वोटर हैं, चुनाव में कैसे खेला कर रहे हैं, बटन किधर दबते नजर आएगा, जातीय गोलबंदी कैसा है, यह सब इसी रिपोर्ट में आपको बताएंगे। आपको पहले बेलागंज के कैंडिडेट्स के बारे में बता देते हैं, उम्मीदवार कौन कौन है। तो दोस्तों, बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं विश्वनाथ सिंह यादव। बेलागंज में जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार है मनोरमा देवी। बेलागंज में जनसुराज के उम्मीदवार हैं मोहम्मद अमजद। लड़ाई यहां पूरी तरीके से त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय, और जनता बेताब है वोट करने के लिए। गहमा गहमी किस कदर रहा, यह किसी से छुपा नहीं है। बेलागंज के सियासी दंगल को जीतने की कोशिश नेताओं ने कितना की है, यह भी आपने देखा। लेकिन बेलागंज का जातीय खेल क्या कहता है, जातीय समीकरण क्या कहता है, यह पहले आपको बता देते हैं। और आगे इमामगंज की भी बारी है। तो बेलागंज और इमामगंज की जनता, बिहार की जनता, दिल थाम कर बैठिए, दिल थाम कर बैठिए कि आज वोटिंग से ठीक पहले आपको जाति का पूरा गणित हम बताने जा रहे हैं, ग्राउंड की स्थिति बताने जा रहे हैं, ताकत किसकी मजबूत है ये बताने जा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी हल्के में ना ले वोटर्स को, क्योंकि बिहार की महान मतदाता जो कल अपने घरों से वोट करने के लिए एक बार फिर से निकलने वाले हैं, वो इस बार बहुत सोच समझकर बटन दबाएंगे, बहुत देखकर बटन दबाने वाले हैं। और हम आपसे अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपने घरों से ज्यादा संख्या में निकले, आप हिस्सा ले, अपने मत का इस्तेमाल करें और इस दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र को और मजबूत करें। तो दोस्तों, बेलागंज की जनता इस वक्त क्या जुड़ चुकी है? अब क्या बिहार के वो लोग जो बेलागंज के जातीय गणित को समझना चाहते हैं, उनको अब ये बताया जाए कि जाति का खेल क्या है? या फिर पहले आपको ये बता देते हैं कि बेलागंज में पहले हुआ क्या था। 2020 का चुनाव था। सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के किले को लगातार वहां फतह करते आ रहे थे। मुकाबला टसन की थी, लड़ाई नीतीश कुमार के जेडीयू से था। पहलवान अभय कुशवाहा थे नीतीश कुमार के। बेलागंज में अभय कुशवाहा मात खा गए सुरेंद्र यादव से। सुरेंद्र यादव ने प्रचंड जीत हासिल कर ली। और बेलागंज के बारे में कहा जाता है कि जो आज जनसुराज के उम्मीदवार हैं मोहम्मद अमजद, वो जब सुरेंद्र यादव के विरोधी रहते हैं तो उनकी मुश्किल बढ़ती है। लेकिन इस बार तो त्रिकोणीय लड़ाई है, मुश्किल कितनी बढ़ रही है। और संयोग देखिए, 2020 का जो चुनाव जीता बेलागंज से वो भी सांसद बन गया, जो चुनाव हारा वो भी सांसद बन गया, और दोनों एक ही दल से। सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद बन गए दोस्तों, अभय कुशवाहा औरंगाबाद के सांसद बन गए। तो जरा आप गणित समझिए, चलिए सीधे गणित पर चलिए और एक ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं।
एक ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं। ये ग्राफिक्स जो है वो बेलागंज के जाति के गणित का है। यहां पर यादवों का बोलबाला है। यादव 70,000 पार हैं दोस्तों। अकेला यादव सब पर भारी बेलागंज में। अनुसूचित जाति के वोटर भी कम नहीं है, 50,000 से अधिक हैं। यहां भूमिहार जो निर्णायक वोटर हैं 20,000 इनकी आबादी है। राजपूत 15,000, कोयरी दांगी 25,000, बनिया 10,000, अत्यंत पिछड़ी जाति 10,000, अन्य पिछड़ी जाति 20,000 और मुस्लिम पर नजर डालिए, मुस्लिम 62,000 पार और कुल 3 लाख से अधिक मतदाता बेलागंज में। जरा इस गणित को आप समझिए दोस्तों। जो ग्राफिक्स देख रहे थे आप, उसमें आपने देखा होगा, गौर किया होगा, यहां तो यादव और मुसलमानों का बोलबाला है भाई। यहां यादव 70,000 पार, यहां मुसलमान 65,000 पार। तो गणित कैसे होगा इस बार, जरा ये समझिए। यादव 2-2 कैंडिडेट हो गए हैं, एक मुसलमान भी है। यहां यादव मनोरमा देवी, यहां यादव विश्वनाथ यादव, यहां मुस्लिम मोहम्मद अमजद। और यहां पर आपको यह भी बताएं कि ओवैसी के पार्टी का भी एंट्री है। भले नाम चर्चा में नहीं है लेकिन एंट्री हो चुकी है, उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, यादव जो हैं वो बट रहे थे, मुसलमान टूट रहे थे लालटेन से। यादव मनोरमा देवी के ओर भी थे, यादव जो है वो सुरेंद्र यादव के ओर भी थे। लेकिन जब लालू यादव को मैदान में उतरना पड़ा, जब तेजस्वी यादव को मैदान में उतरना पड़ा, तब जाकर यादव इस बात को समझ पाए कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, किला बचाना है। और यादव की जो एक बड़ी आबादी है वो आरजेडी के ओर जो है वो मूव कर गई है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि यादव यहां टूट रहे हैं। यादव जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मनोरमा देवी के साथ भी है, रॉकी यादव के मां के साथ है, बिंदु यादव के पत्नी के साथ है। लेकिन मुसलमानों का क्या? मुसलमान किधर? मुसलमान कौन सा गणित पर समझ रहे हैं? देखिए, मुसलमानों के वोट कैसे मिलेंगे, जरा ये समझिए। यहां प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति की टेंशन बढ़ाई है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। प्रशांत किशोर ने एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो बेलागंज की जनता के बीच मोहम्मद अमजद को दे दिया है। अमजद की स्थिति आज के वक्त में यह है कि मुस्लिम वोटर आज उनके समर्थन में बड़ी संख्या में खड़े हैं। लिहाजा राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति यहां पर हिल डुल रही है। और यही वजह है कि लालू यादव को जाना पड़ा, इमरान प्रताप गढ़ी को बुलाना पड़ा, ओसामा साहब को मैदान में उतारना पड़ा, उसके अलावा तेजस्वी यादव को कैंप करना पड़ा। तो इन तमाम रणनीति के बीच आपको ये हम बता दें कि यादव आरजेडी के ओर जेडीयू के तुलना में ज्यादा सट रहे हैं। तो वहीं अगर यादव के बाद छोड़ दें तो जो मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, जो मुस्लिम हैं, वो अमजद से टूट रहे हैं। वोटिंग से ठीक पहले की जानकारी आपको दे रहा हूं, वो जो है वो अमजद से टूट रहे हैं। सवाल यह है कि यहां मुसलमान ये तय कर रहे हैं कि जो हराएगा जेडीयू को, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मनोरमा देवी को पछाड़ेगा, हम उनके साथ जाएंगे। बिहार में यादव का मतलब लालू यादव, और यादव इस बार ये निर्णायक तय करके फैसला दिखाएंगे। तो ये जो है वो बेलागंज का सियासी गणित है, जो है वो जातीय गणित है, जो आप समझ रहे थे, जो आप पढ़ रहे थे। खैर, अब बारी है इमामगंज की। इमामगंज में त्रिकोणीय मुकाबला, टसन की लड़ाई और आर पार का मुकाबला किसी के बीच नहीं है। इस वक्त जो जानकारी हमें ग्राउंड से मिल रही है, जीतन राम मांझी की चिंता बढ़ी है। और अगर संयोगवश मांझी की बहू दीपा मांझी हार गई तो एनडीए में युद्ध छिड़ने वाला है दोस्तों। चलिए अब वजह समझ लेते हैं, पहले कैंडिडेट के बारे में बता देते हैं। इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कैंडिडेट दीपा मांझी हैं।
यहां से रोशन मांझी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, जितेंद्र पासवान जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये 3 पहलवान, जिसमें एक महिला, माहौल बनाए हुए हैं जनता के बीच। आपको ये पहले बता दें कि ये रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है इमामगंज। यहां की लड़ाई जो है वो जीतन राम मांझी जीतते रहे हैं, उदय नारायण चौधरी को मैदान में पछाड़ते रहे हैं, और यही वजह है कि इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने एक नया गणित बनाया और एक तरीके से देखें तो एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जिस चेहरे पर शायद ही किसी को उम्मीद नहीं रही होगी, भले उस कैंडिडेट को उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने यहां गणित सेट कर दिया। तो जरा देखिए, अब यहां के जातीय समीकरण को समझने से पहले यह समझना होगा कि यह किला किसका है। इमामगंज किला है जीतन राम मांझी का। इमामगंज किला है बिहार में मुसहरों के सियासत करने वाले नेताओं का, यानी संतोष सुमन मांझी का। यहां आरजेडी की भी ताकत आप कम नहीं समझ सकते हैं। यहां राष्ट्रीय जनता दल की ताकत काफी मजबूत है। हद तक आप ये कहिए कि राष्ट्रीय जनता दल चढ़ाई यहां पर करती है। आरजेडी के चढ़ाई करने से हर बार बेचैनी बढ़ती है, और यही वजह है कि पिछली बार 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी कॉन्फिडेंस में नहीं थे कि इमामगंज की जनता उनके साथ क्या करेगी, और यही वजह है कि उन्हें दूसरे सीट से भी चुनाव लड़ना पड़ा, मखदुमपुर से। तो ये इमामगंज की जनता पर एक बार फिर से अब एक बड़ी जिम्मेवारी है कि वो किसे तय करेंगे। इमामगंज में मुसहरों की आबादी सबसे ज्यादा है, दलितों में, लेकिन अन्य कौन से जाति के कितने लोग हैं, इमामगंज की गणित आपको हम बताना चाहते हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए देखिए। देखिए, इमामगंज में जीतन राम मांझी के पास जो है वो वोट किसका किसका है, ये कल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर मुसहर जाति के लोगों का, मांझी जाति के लोगों का जो वोट बैंक है वो 70,000 के आसपास है। सबसे अधिक यहां पर मांझी मतदाता हैं इमामगंज क्षेत्र में। इसके अलावा अगर देखें तो यादवों की आबादी भी बहुत बड़ी है, 24,000 यादव हैं, दांगी 40,000, पासवान 18,000, चमार 17,000, वैश्य 24,000, राजपूत 9,000, भूमिहार 9500, ब्राह्मण 7200, मुस्लिम 28,000, और इसके अलावे लोहार, कहार, नाई, बढ़ई, भोक्ता समेत जो अन्य जाति हैं 63,748 वोट है इनके। एक बड़ी आबादी, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं और बता भी रहा हूं कि 70,000 के करीब यहां पर मांझी हैं। यहां पर यादव 24,000 है। नोट कीजिए इस बात को, यादव और मुसलमान की आबादी देखिए। यहां पर यादव और मुसलमान की आबादी अगर आप मिला ले तो 52,000 है, 50,000 के पार है, और ये यहां पर खेला कर देगा। लेकिन पासवान क्या, 18,000। अब जरा देखिए ये गणित किस तरीके से उलझता जा रहा है मांझी के लिए। कल तक मांझी की स्थिति बहुत स्टेबल थी। कल तेजस्वी यादव की रैली हो गई, और इस रैली के बाद यहां पर जो है वो खेला शुरू हो गया। यादव जिनकी आबादी एक बड़ी है 24,000, मुसलमान जिनकी आबादी 28,000 है, ये गोल बंद हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। अब दांगी समाज के वोटरों में सेंधमारी जरूरी है, जीतन राम मांझी के लिए भी और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार रोशन मांझी के लिए भी। मांझी के बहू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और मैं आज ये कह रहा हूं कि आज की रात जीतन राम मांझी को चैन की नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो गणित समझने में जो है वो उलझे हुए हैं। और यहां पर जो नया प्रयोग किया है तेजस्वी यादव ने नए चेहरे के साथ, चिराग पासवान की एक ऐसी भूमिका जिसने एनडीए के अंदर आग लगाकर रख दी है। 18,000 पासवान है यहां, 18,000 पासवान। और नोट करने वाली बात यह है कि 18,000 जो पासवान हैं, पासवानों के कैंडिडेट यहां पर जितेंद्र पासवान हैं। जीतन राम मांझी के बहू के लिए चुनाव प्रचार करने चिराग पासवान नहीं पहुंचे। चिराग पासवान और मांझी में 56 का आंकड़ा है, 56 का। और वो आंकड़ा जो है, जो लड़ाई है आपस की, इस बार मांझी की लोटियां ना डुबा दे। स्थिति इस तरीके की है
यादव मुसलमान एकजुट हो गए हैं। मुसहर जाति के वोटरों को तोड़ने में तेजस्वी यादव लग गए हैं। पूरी कोशिश है कि यहां पर जो मुसहर समुदाय के लोग हैं, जो जाति के लोग हैं, वो जो हैं वो कटे आरजेडी के वोट। अगर 10% भी सेंधमारी राजद कर देती है, मात्र 10% भी, और सवर्णों के वोट बैंक हासिल कर लेती है राष्ट्रीय जनता दल, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां माझी की कड़ाही खाली रह जाएगी। कांटे की टक्कर है इन दोनों सीटों पर। बेलागंज और इमामगंज में पीके के उम्मीदवार कहीं एनडीए का खेल बना रहे हैं, कहीं महागठबंधन का खेल बिगाड़ रहे हैं, कहीं एनडीए का खेल बिगाड़ रहे हैं। यहां जीतन राम मांझी की बड़ी टेंशन बढ़ गई है जितेंद्र पासवान के मैदान में उतर जाने के बाद। खैर दर्शकों, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।